Ms. Ghazi and Ahmed, welcome to both of you to GGB podcast. Or today we'll be looking at the recent developments in Iran और पूरी दुनिया की नजर भी ईरान की तरफ है और पाकिस्तान since being a neighbor और religiously tied और geographically tied पाकिस्तान का इस पूरे मामले में एक एक्स्ट्रा स्टेक है उसको डिसाइफर करने के लिए पब्लिक सेंटिमेंट को डिसाइफर करने के लिए जो हम सोशल मीडिया में आजकल जो नैरेटिव्स मल्टीपल नैरेटिव्स देख रहे हैं उनको डिसाइफर करने के लिए वी वुड लव टू हैव योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन दिस। पहले तो मैं मिस गाजी आई विल कम टू यू। आपका मैंने एक ट्वीट पढ़ा था बिफोर वी स्टार्टेड द पॉडकास्ट, वो था कि यू सेड समथिंग वेरी करेक्ट लेकिन वो शायद लोगों को समझ ना आए, शायद लोग दिल पे ले जाए थोड़ा बहुत, लेकिन उसको समझना जरूरी है एंड दैट इज के ईरान ये जो सारा अभी जो मुसीबत है ईरान की, जो एक सॉर्ट ऑफ डिकैपिटेशन डिसमेंटलिंग हो रही है, ये ईरान का अपना किया कराया है। इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेकेड्स ऑफ मिसमैनेजमेंट और प्लानिंग एंड बैड डिसीजन मेकिंग। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो स्टेट्स है ना वो बैड डिसीजंस भी लेती हैं, वो गुड डिसीजंस भी लेती हैं। ठीक है ना। और वो उनके क्योंकि एक स्टेट की रियासत की हम एक्सपेक्ट ये करते हैं, और ख़ास तौर पे साउथ एशिया में स्टेबिलिटी के लिए हम ये होप करते हैं कि यहाँ पे जो भी इस वक्त कंट्रीज हैं, अलावा इंडिया के, विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया, वो अपनी असली हालत में कायम रहें। ये ज़रूरी है कि यहाँ पे एक पीस के लिए भी ज़रूरी है, स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है। अब ईरान ने अपने जो भी डिसीजंस लिए हैं पिछले 20 साल में, बल्कि उससे उससे बहुत पुरानी हिस्ट्री है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। 1979 से भी शुरू करें या उससे पहले से भी शुरू करें, बड़ी एक पुरानी हिस्ट्री है। उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं वो शायद कैलकुलेट नहीं कर रहे थे कि वो इस तरह से एंड अप होंगे। अब हम बहुत दूर नहीं जाते, इस वक्त देखें ईरान के ऊपर हमला हुआ है, वो जिस तरह से बाकी अरब ममालिक के ऊपर कर रहा है, इसी तरह यूएस ने बेसिकली ये प्रेसिडेंट सेट किया था। यूएस के ऊपर, आपके ऊपर अटैक हुआ 9/11 में, ठीक है, आपने कहा जी ये जो 5 दहशतगर्द थे, ये कभी यहाँ पे छुपे हुए हैं, कभी यहाँ पे छुपे हैं, ये कभी यहाँ पे छुपे हुए हैं। आपने कितने कंट्रीज के को इंक्लूड कर लिया कि जी यहाँ पे भी हो सकते हैं, वो यहाँ पे भी हो सकते हैं, हम तो अपने मुजरिम ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली एग्जैक्टली दिस इज द पैटर्न। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वक्त यूएस ने 9/11 के बाद अटैक किया है अफगानिस्तान के ऊपर और इराक के ऊपर उसके कुछ अरसे के बाद, तो इस जगह पे अफगानिस्तान के अंदर तो ईरान जो है वो सपोर्ट कर रहा था यूएस इन्वेजन को। और उन्होंने कहा जी हमने तो डेमोक्रेसी लाने में यहाँ पे भी और इराक में भी, उन्होंने खुद ये बात कही कि हमारा तो बड़ा किरदार है। और फिर इराक में जिस तरह से जो कुछ भी हुआ बाकायदा से, वहाँ पे ईरान सारी उसमें इन्वॉल्व रहा, इनकी वहाँ पे प्रॉक्सीज बाकायदा लड़ती रही। एट टाइम्स ये भी हुआ, देखें दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि एट टाइम्स ये भी हुआ कि कुछ जगहों पे ईरान में, सॉरी इराक के अंदर जब ये जंग चल रही थी, तो एट टाइम्स ईरान वाज फाइटिंग विद अमेरिका एंड एट टाइम्स इट वाज फाइटिंग अगेंस्ट अमेरिका। इनके जो वो ग्रुप्स थे, बिल्कुल मर्सनरी ग्रुप्स भी करते थे। इट्स ऑल अबाउट, जब जब उनको लगा कि भाई यहाँ पे तो पावर बैलेंस कहीं पे ये हो रहा है, बिकॉज ईरान का जाहिर है अल्टीमेटली उनका इरादा ये था कि यहाँ पे हम वी विल कम इन पावर। जैसे फिर ट्रम्प ने बाद में कहा भी कि इराक वाज अ स्टेबल कंट्री और हमने ये क्या किया, हमने उठा के उसको ईरान को दे दिया, उसने खुद ये बात कही अपने प्रेसिडेंशियल जब इनकी डिबेट हुई, उसने ये बात कही। सो ईरान ये चाहता था, यूएस के वहाँ पे अपने इंटरेस्ट थे, ईरान के अपने इंटरेस्ट थे। तो जहाँ जहाँ पे इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट किए ईरान के, वहाँ पे वो इराक में अमेरिका के खिलाफ लड़ा, और जहाँ पे उसको फायदा मिल रहा था वहां पे उसने पूरा का पूरा यूएस को सपोर्ट किया। सो दीज आर द डिसीजंस दैट दे हैड बीन टेकिंग। और फिर यमन के अंदर और फिर लेबनान के अंदर आप देखें कि, और खासतौर पे सीरिया के अंदर देखें, इन्होंने ईरान की एक पूरी सपोर्ट मौजूद थी वहाँ का सारा केओस फैलाने में। जो हाल हुआ है वहाँ का, आधा सीरिया इस वक्त रेफ्यूजी है, हाफ द पॉपुलेशन इज अ रेफ्यूजी। इतना बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस वहाँ पे हुआ। तो अब शायद इन्होंने मिसकैलकुलेट किया था कि ये आग इधर को नहीं आएगी, या, और इम्पोर्टेंट बात ये कि देखिए आप खड़े होते हैं इस बात के ऊपर कि इसराइल के खिलाफ हम खड़े हुए हैं, लेकिन इसराइल के दरमियान से आपके दरमियान जितनी भी कंट्रीज थी उनको डिस्टेबलाइज तो आपने खुद किया है। तो बिल्कुल, सिविल अब वॉर तो अगर, इन्होंने स्टार्ट की है, ग्रुप्स तो सारे इनके हाँ, ही हैं। तो ये देखें, दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर। इसके बावजूद हम ये नहीं चाहते हैं, हालांकि पाकिस्तान हैड बहुत आइडियल, हमारे उनके साथ नहीं रहे, बहुत बुरे भी नहीं रहे, इंडिया वाली सूरत हाल भी नहीं है, अफगानिस्तान वाली भी नहीं है, लेकिन आइडियल भी नहीं है। बिकॉज हम जानते हैं कि किस तरह से कब कश्मीर के बारे में भी और फिर अब बलूचिस्तान के प्रॉक्सीज के बारे में भी ईरान का क्या किरदार है। उसके बावजूद मैं ये कहती हूँ कि देखें, स्टेट्स अच्छी फैसले भी करती है और गलत फैसले भी करती है, उसके ऊपर के लीडरशिप चेंज हो जाती है, रिजीम चेंज हो जाते हैं, और वही स्टेट जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट फॉर्म इख्तियार कर लेती है, जिस तरह अफगानिस्तान था या पाकिस्तान मुशर्रफ के दौर में क्या था और आज क्या है। सो इट शुड बी वेरी फ्लूइड आई थिंक। ठीक है अहमद, आई एम गोना कम टू यू नाउ। हमने देखा एम्बेसी पे जिस तरह अटैक हुआ है, काउंसलेट पे हुआ था, एम्बेसी के भी एक बहुत बड़ा
protesters का group was on its way to decimate the embassy in Islamabad as well, US embassy जो है। तो एक तो वाई इज इट ओनली कि आप दुनिया का कोई भी मुल्क देख लें, कोई भी सिटी शहर देख लें, वहां प्रोटेस्ट होते हैं। वाई इज इट ऑलवेज कि पाकिस्तान के अंदर वी हैव टू रिजॉर्ट टू दिस काइंड ऑफ सेंटिमेंट, एक बड़ा अग्रेसिव सेंटिमेंट है अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर में व्हेन यू नो पाकिस्तान की सिटीज आर अंडर हाई अलर्ट कि हमारे भी एक जंग चल रही है, वी आर अंडर ऑपरेशन अगेंस्ट तालिबान। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस कम्प्लेक्स सेंटिमेंट जो हमारी पब्लिक के अंदर है? इसके अंदर डू यू फील कि यहाँ कोई ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो चाह रहे हैं कि हम ये वॉर एंटर करें विद ईरान अगेंस्ट इसराइल? देखें, ईरान का मैं सबसे पहले एक एक बात आपसे ये करूं कि पाकिस्तान में जो एक तो इमोशनल जो सेंटिमेंट है, एक तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। हम चीज़ों को उनके रियलिस्टिक वैल्यू के ऊपर देखने की बजाय उसकी प्रोपेगेंडा वैल्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा देखते हैं। या ईरान वाले केस में अगर हम ये देखें कि हम उसकी इमोशनल वैल्यू पे उसको बहुत ज़्यादा देखते हैं। इमोशंस जो हैं वो कभी भी जंगें डिसाइड नहीं करती, इमोशंस के थ्रू कभी भी जियो स्ट्रेटेजी डिसाइड नहीं होती, इमोशंस के थ्रू कभी भी वॉर प्लान डिसाइड नहीं होता। अगर इमोशंस के थ्रू कोई वॉर प्लान डिसाइड हो तो वो दुनिया का सबसे खराब वॉर प्लान होता है, और उसमें डेफिनेटली डिफीट उसी की होती है जिसने इमोशंस के थ्रू उसको डिसाइड किया होता है। सो जहां तक आपने काउंसलेट्स की बात की है, सिर्फ कराची के अंदर काउंसलेट को इन्होंने नहीं, आर्सन वैंडलिज्म वहां पे नहीं हुआ, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इन्होंने यूएन यस, के ऑफिस और बिल्कुल। पुलिस स्टेशन को, उस पुलिस स्टेशन में आर्मी बैठे हुए उस पब्लिक पुलिस स्कूल भी जला दिए उन्होंने उधर का। आर्मी, उन बच्चों का, उन पुलिस ऑफिसर्स का, उस उन बिल्डिंग्स का क्या कसूर था कि ईरान के ऊपर जो हुआ है। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे जी आप जाएं और इसराइल के ऊपर हमला कर दें, भाई क्या ईरान चाहता है कि आप इसराइल के, ईरान के बिहाफ पे इसराइल के साथ लड़ें? लड़ सकते हैं हम या नहीं लड़ सकते, या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये तो बात की बात है। क्या ईरान खुद ये चाहता है? हम एक अपने अपने प्रिज्म और अपनी अपनी हमने वो बनाई हुई है, एक एक एको चैम्बर्स बनाए हुए हैं, हम उसी के थ्रू चीज़ों को देखना चाहते हैं, हम उसी के थ्रू करना चाहते हैं। आपने अमेरिका के काउंसुलेट के ऊपर हमला किया, क्या आपको इस बात का पता है कि इसकी काउंसुलेट की डिप्लोमेटिक वैल्यू क्या होती है? जिनेवा कन्वेंशन के एतबार से इसकी इसकी जो सेंक्टिटी होती है उसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? क्या आपको पता है कि इसके ऊपर नुकसान पूरे ईरान के, यानी उन्होंने अनाउंस किया कि सुप्रीम लीडर की शहादत हुई है, उसके बाद अभी उन्होंने अपना लाएअमल आगे नहीं दिया, उनके देने से पहले हमने हमले शुरू कर दिए। बिल्कुल। पूरी दुनिया के अंदर इरानियंस ने कोई काउंसुलेट नहीं जलाया, उन्होंने किसी एम्बेसी के ऊपर हमला नहीं किया, उन्होंने ईरान के अंदर किसी यूएन के ऑफिस को आग नहीं लगाई, उन्होंने इसराइल के जो जितने भी दोस्त ममालिक हैं उनके काउंसुलेट्स के ऊपर उन्होंने ईरान में हमला नहीं किया, ईरानियंस ने पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं किया। बल्कि ये उससे ऑपोजिट अगर आप देखें, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ कि ये तो यूएस में भी और यूके में भी आप देखेंगे कि सेलिब्रेट करते पाई गई रानी। ऐसे ही बिल्कुल। है। दूसरी दूसरी एक बात एक ये, एलिमेंट जो था, जो प्रो शाह का एलिमेंट था, वो तो बल्कि हाँ, सेलिब्रेट कर रहे थे उधर। तो देर इज नहीं डिवाइसिव ओपिनियन उस के उस पे भी मैं, उस पे भी, उस पे हम लोग बात नहीं करते। मैं सिर्फ इतना सा कह के कंप्लीट कर लूं कि हम कहते हैं कि जी पाकिस्तानी जाएं और जाके इसराइल के ऊपर हमला कर दे ईरान के बिहाफ पे। जो प्यूटिन का एडवाइजर है ड्यूगिन, राइजिंग लाइन वन से पहले उसने कहा था ना कि हमने ईरान को ऑफर किया था कि रशिया के साथ ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट कर लें, अटैक ऑन ईरान विल बी अटैक ऑन रशिया, और अटैक ऑन रशिया विल बी अटैक ऑन ईरान। तो आगे से इरानियंस ने कहा था कि नहीं, हम वो रेड लाइन ब्रीच नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि एस्केलेशन लैडर में हम इतना ऊपर चले जाएं कि हम बिल्कुल प्रोवोक कर दें अमेरिका को और इसराइल को। सो वो हमेशा से, अभी से नहीं, पिछले 8 साल से वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट करके चल रहे हैं। कासिम सुलेमानी की शहादत के ऊपर स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट था, फखरीजादे की शहादत के ऊपर स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट था, पूरे न्यूक्लियर फिजिसिस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट मर गए उनकी शहादतों पे स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट था, 4 से 5 आर्मी चीफ ईरान के जो है डिकैपिटेट हो गए, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट था। और इस्माइल हानिया पूरी दुनिया फिर के आए, ईरान में शहीद हुए, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट था। ईरान के सदर शहीद हो गए, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट था। फॉरेन मिनिस्टर शहीद हो गए, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट था। तो अब जब उनके सुप्रीम लीडर का इंतकाल हुआ है तो आप कम से कम देख तो लें कि ईरान क्या पॉलिसी लेके चलना चाह रहा है। दूसरी बात है जो कि बड़ी सख्त लगेगी सबको, ये जितनी मैंने आपके सामने शहादतों के नाम लिए, शहीदों के नाम लिए, इन सारों की इंफॉर्मेशन इसराइल को देने वाला कौन था? क्या इनका एहतसाब हुआ है? क्या इनको कटहरे में लाया गया है?
ये पावर कॉरिडोर्स के अंदर इतना ऊपर कैसे अहमदी निजात, वो भी शहीद हो गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो भी कहते थे कि हमने ग्रुप बनाया, एक इंटेलिजेंस यूनिट बनाया यस। जिसमें हम इसराइल के ऊपर के ऊपर हमने नजर रखनी थी। काफी अरसे के बाद पता चला उस यूनिट का जो हेड था वो भी इसराइली एजेंट था। ये ट्रीजन जो है ये यहां तक कैसे पहुंच चुका है? ये ट्रीजन जो है ये अपॉर्चुनिस्टिक ट्रीजन नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक ट्रीजन है जो फ्लो कर रहा है पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर। और ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली एक ही सूरत में सरवाइव कर सकता है ईरान के अंदर, कि ईरान के अंदर जो ईरान की गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके खिलाफ, यानी जो उनकी न्यूक्लियर को लेकर उनकी प्रीवियस गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसके खिलाफ जब तक कोई पावरफुल फैक्शन मौजूद ना हो जो ये बात करे कि हम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट खत्म करेंगे, हमारा ऑयल खुला जाए, पूरी दुनिया में हम ऑयल एक्सपोर्ट करें, ईरान के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, बेशक शाह ऑफ ईरान का बेटा ना आए, लेकिन ईरान जो है थोड़ा सा जो इतना उन्होंने फंडामेंटलिस्ट सो कॉल्ड जो कहते हैं वो सारे कि उन्होंने वो पॉइंट ऑफ व्यू लिया हुआ है उससे थोड़ा हट जाए, जब तक वो फैक्शन इनके पावर कॉरिडोर्स के अंदर डीप मौजूद नहीं है तब तक ये ट्रीजन वहां पे सरवाइव नहीं कर सकता। सो हमें थोड़ा सा सच बोलना चाहिए, क्योंकि हम झूठ बोल के इरानियंस का फायदा नहीं कर रहे, हम नुकसान कर रहे हैं। हमें आइडेंटिफाई तो करना चाहिए कि कमजोरी और प्रॉब्लम कहाँ पे है। इसी देखिए तरह इसमें थोड़ा सा 1 मिनट अगर आप मुझे दें, जी 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 जरूर। तो मैं इतना सा इसमें ऐड करना चाहूंगी कि देखिए अहमदी निजात ने ये बात कही कि जो हमारा वो हेड था वो खुद ही मोसाद का एजेंट था, ठीक है। शायद दैट वाज द रीजन कि इतना ज़्यादा डीप पेनिट्रेटेड है इनके सारे सिस्टम के अंदर इसराइल, कि इसीलिए फिर अहमदी निजात को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया। उसको पहले राइट, इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया, फिर उसको जिस तरह से भी इलेक्शन से बाहर रखा है, और उसकी जगह पे आपने हसन रूहानी को और इनके इब्राहिम रईसी को उसकी जगह पे राइट, फेवर किया और बिल्कुल। उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। मे और बी अब ही न्यू शहीद अ हो बिट गए। टू मच, मे बी दैट वाज द रीजन दैट ही न्यू टू मच। और उसके बाद भी उसके एक दफा फ्लैग अप करने के बाद भी, हालांकि ही हैड अ वेरी गुड फैन बेस देयर, एनीवे ही हैड बीन साइडलाइन। फिर उसके बाद आपको लास्ट ईयर जब आपके ऊपर अटैक हुआ है, हाउ डिड दे नो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर मिसाइल्स के कहाँ पे पड़े हुए हैं? और अभी भी आई अगेन से दैट कि देखें, आपका सुप्रीम लीडर है, वो इस वक्त एक मीटिंग करने के लिए आ रहा है और इसराइल आपके ऊपर अटैक कर चुका है। इस सूरत हाल में क्या कोई भी मुमकिन है कि वो बहुत ही एक लॉयल जो लोग हैं उनके अलावा बाहर कहीं भी कोई जानता हो कि ये कहाँ मिलने लगा है? सो इट मीन्स कि इतने हाई लेवल के ऊपर आपके अपने अंदर गद्दार बैठे हुए हैं, लेकिन आपने ऑप्ट ये किया कि नहीं जी, पाकिस्तान के अंदर जो आपके लोग थे उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को जला दो, और ईरान ने ऑप्ट किया कि जी कतर से लेके ओमान से लेके सऊदीया से लेके दुबई तक सबको जला दो। आप अपने अंदर तो पहले देखें ना कि कौन बैठा हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अब जज्बाती बात करते हैं हम कि पाकिस्तान के लोग जज्बाती हैं जी, इसलिए हमें ये बात उसी वक्त देख लेनी चाहिए थी जब यहाँ से जैनबियून और फातमियून की हमारे हमसायों से रिक्रूटमेंट हो रही थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जिसको हमने किया है इग्नोर। हमने व्हाई डिड वी लेट आवर पीपल गो कि वो ईरान जाए और वहां से सीरिया जाए और वहां से लड़के फिर वापस कहाँ पे आएंगे अल्टीमेटली? हमने अफगान जंग से कुछ भी नहीं सीखा क्या? सो ठीक है। और मैं वो आपके, सॉरी काट रहा हूँ बात आपकी, 70s के अंदर क्या ये इराक की एम्बेसी इस्तेमाल नहीं हो रही थी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए? क्या बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए असला वहां से नहीं मिला था? और दूसरा, आप जब बात करते हैं कि जी ईरान की और पाकिस्तान की, और यहाँ पे अगर कोई कम से कम अकल के साथ तो आप सोचें, ये प्रॉब्लम, ये जो इशू है, अगर पाकिस्तान मिसाल के तौर पे इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जो 6 मई को उन्होंने किया, पाकिस्तान वहां पे कहता नहीं हम जी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, हम अटैक अभी नहीं करेंगे, हम देखेंगे, पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा वीडियोस बना देता कि भाई हम इंडिया को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, और उसके बाद मसला डाइल डाउन हो, पाकिस्तान को किसने सपोर्ट करना था? क्या चाइनीज ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना था? क्या रशियंस ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना था? अमेरिकन ने करना था पाकिस्तान को सपोर्ट? मुस्लिम वर्ल्ड पूरे में किसी ने सपोर्ट करना था? वो जब और क्या सात किया हमने? जहाज, क्या जी, किया और हमें? जब जब 7 जहाज हमने गिराए, जब हमने पूरी दुनिया को आर्म ट्विस्ट किया कि नहीं हमारा हक है सेल्फ डिफेंस, हम रहें या ना रहें, हम अगले का कुछ नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी रेड लाइन है, हम हर रोज बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये मिसाइल्स आए, तब पूरी दुनिया ने कहा नहीं हम पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं, तब पूरी दुनिया ने इंडिया को कहा कि हाँ आपने तो सबूत ही नहीं दिए थे पहलगाम के, अगर हम वो ना करते किसी ने इंडिया से सबूत नहीं मांगने थे। और देखिए सो इसमें एक बात और ये, डायमेंशन सिर्फ मैं यहाँ पे करती जाऊँ इससे पहले कि हम बात आगे चले, मुझे भूल जाएगी कि अगर यही प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने रखा होता, ठीक है, जो ईरान ने रखा है या जो यूएस ने रखा है, जब इंडिया ने हम पे अटैक किया था हमें फौरी तौर पे चाबहार के ऊपर अटैक कर देना चाहिए था भाई। ठीक है ना, कि भाई हम इंडियन एसेट्स जहाँ कहीं पे भी मौजूद है हम भी अटैक मौजूदा हम करेंगे। उनको मांगेंगे, ऐसे तो ही है। हमें भी ईरान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए था, हमें चाबहार पे अटैक कर देना चाहिए था कि जी यहाँ से ये हमारी इंटरेस्ट के खिलाफ है, यहाँ से कुलभूषण आया था और हमारे बेसिकली यहाँ से सारी वो चल रही है,
जो भी हमारे अंदर यहाँ पे इंसर्जेंसी है तो हमें तो अटैक करना चाहिए था, ये जस्टिफाइड होता हो। ये जो यूएई वाली बात है, आपको याद होगा कि जब कतर के ऊपर इसराइल ने अटैक किया तो पूरा मिडल ईस्ट के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी कि कतर, अगर कतर सेफ नहीं है तो पूरा मिडल ईस्ट सेफ नहीं है, अगर ईरान सेफ नहीं तो पूरा मिडल ईस्ट सेफ नहीं है। पूरे ईरान के अंदर ये सेंस, ये फीलिंग थी। अगर ईरान चाहता कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज उसके साथ खड़े हों इसराइल के खिलाफ, तो वो कभी भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर अटैक ना करता। हम्म। अगर उसको कहीं पे भी लगता कि आगे जाके जी मेरी ये स्ट्रेंथ, मेरी यहां से मैंने ड्रॉ करनी है, मेरा अभी चलो जितने भी कटे हुए हैं, जितने भी डिवाइडेड हैं, आगे जाके मैंने इधर से स्ट्रेंथ ड्रॉ करके इकट्ठे होके एक ज्वाइंट फ्रंट देना है, मैंने इसराइल के खिलाफ, कभी भी ना करता। पाकिस्तान वाली जैसे आपने एग्जांपल की, किस किसने, पाकिस्तान डिप्लोमेसी के अंदर ये प्रॉब्लम्स चलती चलाती रहती है, इंटरेस्ट की गेम होती है। अब पाकिस्तान वो सोच के बैठ जाए कि भाई यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम, हमें क्योंकि पता है कि हमने एक ज्वाइंट फ्रंट रखना है हर जगह के ऊपर, हमने सबको साथ लेके चलना है, पाकिस्तान कभी भी इस तरह की रिस्पॉन्सिबल हरकत नहीं करता। जो यूएई के ऊपर ईरान ने अटैक्स किए हैं, वो ये शो करते हैं कि ईरान पुश कर रहा है यूएई की कंट्रीज को कि वो ईरान के साथ मिलकर इसराइल का मुकाबला, दिस इज To be वेरी honest, ब्रूटल। it is a sign of desperation. It is a sign of desperation because मेरी नजर में एक ईरान का एक बहुत फंडामेंटल फ्लॉ रहा है पास्ट डेकेड्स का। अच्छा, मैं पहले तो इसको एक्सप्लेन फर्दर करूंगा, लेकिन इसके दो फिगर्स हैं। ईरान की जो सिप्री के अकॉर्डिंगली जो एनुअल डिफेंस बजट $10 billion, हमारी ऑलमोस्ट डबल। इतने डेकेड्स आप देख लें, ईरान हैज पुट ऑल इट्स एग्स इन वन बास्केट, इवेंचुअली ऑल इट्स मिसाइल्स इन वन बास्केट। इतने डेकेड्स गुजर गए, आप लोग क्या कोई डिटर्रेंस से बना पाए, कन्वेंशनल फॉर्म डिटर्रेंस से बना पाए इतनी बड़ी बजट के साथ? एंड में जब आप पे मुसीबत आई लास्ट ईयर, इसराइल ने अटैक किया, उसके बावजूद भी 100 के किस तरह मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुए, इन्होंने मिसाइल्स इसराइल को टारगेट किया, अब इन्होंने यूएई के बेसिस को टारगेट किया है। तो आई फील कि इट वाज अ मेजर साइन कि इन्होंने डेस्परेशन शो की है। आप लोग 20 30 40 साल के अंदर अपनी ना एयरफोर्स बना पाए हैं, ना आप लोग अपनी लैंड फोर्सेस बना पाए हैं, ना आप लोग अब शाह ऑफ ईरान के जमाने के जहाज हैं, फाइटर जेट्स हैं जहाज जो आप अभी तक बोल उड़ा रहे हैं, आपने वो सारे पैसे लगाए हैं मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने के अंदर। तो जब आप बैक चैनल्स खोलते हैं, डर्टी बैक चैनल्स, एस्पियोनाज प्रैक्टिस करते हैं, एजेंट्स डिप्लॉय करते हैं, देन फिर वो भी आर्ट ऑफ स्पाईक्राफ्ट है ना, उसके अंदर फिर एक इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, फिर इट कम्स बैक टू बाइट यू एज वेल। फिर वही इन्फिल्ट्रेशन रिवर्स होकर मोसाद ने फिर ईरान के साथ भी की है। तो रादर देन बिल्डिंग अ और क्रेडिबल अगर कन्वेंशनल अगर अगर डिटरेंस। ये मुबारक भाई जो आप बात कर रहे हैं, अगर ये प्रॉक्सीज जो हैं ये कामयाब होती ना, अब तो हम कहते कि चलो भाई ठीक है। जिस कामयाब तो जिस हुई नहीं। हाँ, जिस जिस प्रॉक्सी की भेंट आपने पूरे के पूरे मुल्क को चढ़ा दिया, वो मुल्क भी तबाह हो गया, वो प्रॉक्सी भी बिल्कुल तबाह हो गई। होगी। हिजबुल्लाह लेकिन तो वो इनकी इसी पेजर अटैक इसी के बाद प्रॉक्सी देखो ने वो। इनकी इसी प्रॉक्सी ने इराक में तो इनको रिजल्ट दिए हैं ना। आप ये देखें, कहीं 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 पे रिजल्ट भी दिए हैं, और किस लेकिन तरह से देखें पाकिस्तान। इराक, आप इराक देखें, इराक इस वक्त खड़ा कहाँ पे है? इराक इज रूल्ड बाय थग्स एंड गैंगस्टर्स नाउ। कितने बट दे मुल्कों आर को, एक्सट्रैक्टिंग देयर ओन बेनिफिट्स फ्रॉम देयर, ये वो तो देखें है, कि लेकिन आपने। लार्जर मुस्लिम वर्ल्ड को देखें, उसका क्या फायदा हुआ? कोई भी नहीं। एग्जैक्टली exactly, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ। ये तमाम हाँ, कंट्रीज को आपका डिस्टेबलाइज करने का फायदा किसको हुआ? इवेंचुअली इसराइल को फायदा हुआ कि इतनी पावरफुल जो मुस्लिम कंट्रीज थी वो सारी डिस्टेबलाइज हो गई। और अभी भी इस- आप जिनको ऊपर अटैक कर रहे हैं कि जी इसराइल ने हम पे अटैक किया, यूएस ने हम पे अटैक किया, हम इस मुस्लिम कंट्री के ऊपर करेंगे क्योंकि यहाँ पे यूएस बेसिस हैं। और और आप और मैं डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और मैं एक और बात करूं कि मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका की बेसेस हैं, टू सम एक्सटेंट, थोड़ी परसेंटेज ही सही, लेकिन उसको वहां पे एग्जिस्ट करने का जवाब जो है, वो भी अमेरिका ईरान से ही ड्रॉ करता है। एग्जैक्टली बिल्कुल, exactly, जब ये बिल्कुल। बेसिस एग्जैक्टली, लेके यस आया, इन्होंने यस। उन मुल्कों को ये कहा कि हम आपको ईरान से प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको और ईरान से उनसे बिल्कुल। बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए। क्या ईरान उन मुल्कों को जाके कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकता था कि भाई ना इतने एग्जैक्टली। पैसे यहाँ पे खर्च करो, मेरी तरफ से तुम्हें किसी किस्म का, हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू टॉक? लेकिन देखें, इट्स अनदर देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन जिसको हम मिस कर रहे हैं, कि अगर ये डेस्परेशन में आके नहीं कर रहा है, एंड इफ इट देयर इज अ पॉसिबिलिटी मे बी, हो सकता है 0% इसकी पॉसिबिलिटी हो, 1% हो, 2% हो, लेकिन हो सकता है दैट वाज द इंटेंडेड पर्पस। आप इतने कॉन्फिडेंस से इन तमाम कंट्रीज को हिट कर रहे हैं कि आपने ये कैलकुलेट किया कि अगर ये तमाम कंट्रीज आपको हिट बैक करेंगे, और इसराइल भी आपको हिट बैक कर रहा है, और यूएस भी आपको हिट बैक कर रहा है, तो क्या आप सस्टेन कर सकते हैं? आखिर किसी ने तो सोचा होगा ना। कोई ठीक ना है, कोई आपकी तो है। कन्वेंशनल आर्मी वीक है और आपकी आईआरजीसी जो है वो उससे मच स्ट्रांगर है, लेकिन वो फैली हुई है ना, वहां पे तो आपकी कन्वेंशनल आर्मी खड़ी हुई है इस वक्त। अगर ये तमाम ममालिक आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये आपके लिए सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा? जाहिर है कि ईरान ने इसके ऊपर कैलकुलेशन की होगी, लेकिन बाकी सबके लिए बड़े क्वेश्चन
की बात है कि आप कैसे सस्टेन करेंगे। क्वेश्चन तो उससे पहले भी था कि आपके ऊपर पाबंदियां लगी हुई थी और इकोनॉमी का देखें बड़ा बुरा हाल है वहां पे। उसके बावजूद आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी प्रॉक्सीज को अलाइव रखने के लिए कर रहे थे। एक ही वक्त में इतने कंट्रीज के अंदर अपनी प्रॉक्सीज को फंड करना, अलाइव रखना, ये बड़ी एक जाहिर है कि एक बहुत बड़ा टास्क था। तो ये भी किसी तरह मैनेज हो रहा था। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस। और दूसरी बात यह है कि ईरान का तो जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन था दैट वाज ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट। पिछले तकरीबन 800 दिनों में 3 दफ़ा इसराइल ने, ये चौथी दफ़ा अटैक किया है, तो 4 दफ़ा इसराइल ने अटैक किया टोटल ईरान के ऊपर। 3 दफ़ा ईरान ने स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट से काम लिया। ईरान ने हिजबुल्लाह को लॉन्च करते वक्त भी स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट दिखाया। तल अवीव इसराइल के जो बड़े डिफेंस एनालिस्ट थे, 2 से 3, ने ये बात की थी कि जब इसराइल ने गाजा के ऊपर अटैक किया था तो उस वक्त अगर हिजबुल्लाह और दूसरी तरफ से हमास, अगर ये एक साथ लेबनान से वो और यहाँ से यस। अटैक कर देते तो तल अवीव के अंदर विद इन मंथ्स ये दोनों फौजें आपस में बैठ के चाय पी रही होती। इसराइल इतना बैकफुट पे गया हुआ था, लेकिन ईरान ने तब भी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट दिखाया। लेकिन इस दफा, और आपको याद है कि जब राइजिंग लाइन 1 के दौरान वो B-2 बॉम्बर्स आके लगे, तो ईरान ने कहा हमारे तो वो सब कुछ, वो तो तनसीब थी, वो तनसीबात जो थी जहाँ पे B-2 बॉम्बर्स लगे वो तो पहले ही खाली थी। और फिर इन्होंने कतर के ऊपर हमला किया, तो अमेरिका ने कहा वो वाली बेस तो हम 2 हफ्ता पहले ही इवैक्यूएट कर चुके थे। तो इसका मतलब है वो फेस सेविंग थी। वो कतर के ऊपर हमला भी उसने अश्योरेंसेस के साथ किया। तो मैं ये पूछना, सवाल तो जाहिर है फिर ये बनता है कि अभी जो पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर वो अटैक्स कर रहे हैं, नुकसान तो उससे सबसे ज्यादा अरब कंट्रीज को हो रहा है, यूएई को हो रहा है, सऊदीया को हो रहा है, सबको हो रहा है, उनकी इकोनॉमी सारा कुछ डैमेज हो रहा है। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड को हो ईरान, रहा है, द हाँ, ओनली मुस्लिम स्टेबल मुस्लिम इकोनॉमीज। मुस्लिम इकोनॉमी को हो रहा है नुकसान, लेकिन ईरान का वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट इतनी खत्म किस अश्योरेंस पे हुआ है? ईरान को किसने अश्योर किया है कि ठीक है तुम करो, जबकि ईरान तो करता ही नहीं था इस तरह की एस्केलेशन। तो वो स्ट्रेटेजिक ईरान का जो डॉक्ट्रिन है वो कैसे ऑफेंसिव के ऊपर चला गया, उसकी क्या वजह है? इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाकिस्तान के अपने लिए है। जाहिर है कि ईरान का जो भी ईरान के ऊपर अटैक्स हैं वो ईरान का इंटरनल प्रॉब्लम अगर हम कंसिडर करें, कभी आपके ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है, आप उसको हैंडल करें, ठीक है। पाकिस्तान ये ज़रूर चाहता है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि वहाँ पे एक तो ये कि जाहिर है कि वो एक मुस्लिम कंट्री है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे पीस हो। दूसरा ये कि वहाँ से जो स्पिल ओवर पाकिस्तान के अंदर होगा हर तरह का, मतलब मैनी मैनी कैटेगरीज दैट आई कैन काउंट, जो पाकिस्तान के अंदर स्पिल ओवर होगा वो पाकिस्तान के लिए बड़ा डैमेजिंग होगा। और पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग होना कोई छोटी बात नहीं होगी, बिकॉज पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट। पाकिस्तान कोई आर्म स्टेट नहीं है। यहाँ पे अगर किसी भी तरह का डिस्टेबलाइजेशन होती है वो पूरी दुनिया को कॉस्ट कर सकती है, वो कोई छोटी बात नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी टाइमिंग देखें कि अभी मोदी वहाँ पे नेतन्याहू से मिल के आया है और साथ ही उसी दौरान में ही अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर रहा है बाकायदा। अब क्वेश्चन की बात देखें, ये है कि वहां पे क्या बात हुई होगी। ईरान हैड ऑलवेज बीन अ पार्टनर, गुड पार्टनर विद इंडिया, चाबहार से लेके उससे पहले जो कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन वगैरह होने लगी थी। एज आई सेड के देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री। उन्होंने अपने अच्छे ताल्लुकात रखे हैं इंडिया से, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे लिए इंडिया वैसे ही है जिस तरह ईरान के लिए इसराइल है या पाकिस्तान के लिए इसराइल है, पाकिस्तान के लिए इंडिया भी एक इसराइल है। लेकिन उन्होंने अपने ताल्लुकात उसके साथ अच्छे रखे और उन्होंने बिल्कुल इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी। इसको सामने रखते हुए हम भी ये सोच सकते हैं कि ठीक है, ईरान के ऊपर अटैक कलभूषण हुआ भी यहीं है। से देखे ना, कितना नुकसान पहुंचाया है यहाँ पे। सेक्टेरियन वायलेंस जो सारी कलभूषण कर रहा था वो बेस कहाँ पे कर रहा था? चाबहार पे। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट वेयर आई वांट टू कम, कि देखें, आप ये देखें कि हमें भी अपनी कैलकुलेशन जरूर करनी चाहिए कि ठीक है हमारे इंटरेस्ट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया वांट इसराइल टू बी इन ईरान नाउ। इसको दोबारा से बिल्कुल ध्यान से सुन लें कि इंडिया की इस वक्त कोशिश ये है कि क्योंकि वो पाकिस्तान को और चाइना को अकेले हैंडल नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, इंडिया की ख्वाहिश ये है कि इसराइल की यहाँ पे फुट होल्ड हो, और वो कहाँ पे होगा। और दूसरी बात देखें कि इसके साथ ही पिछला जब इन्होंने अटैक किया इसराइल ने ईरान के ऊपर, उसके साथ ही बिल्कुल कोइंसाइड करता है जब इन्होंने ऐलान किया अपना मेमोरी प्रोजेक्ट के इसके अंदर हम बलूचिस्तान डेस्क बना रहे हैं इसराइल का। वो अपने जो ओल्ड स्पाइज हैं वो चला रहे थे मोसाद के अपने लोग, और उन्होंने ओपनली कहा कि जी हम अपना ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान का। अब अभी तक ईरान और इंडिया मिल के जो बलूचिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जो टेररिज्म है, वो उसको स्पॉन्सर भी कर रहे थे, होस्ट भी कर रहे थे। ईरान के पास भी ट्रेनिंग उसके कैंप्स मौजूद थे, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। तो अभी तक तो ये दोनों मिलके कर रहे ये थे। आप अब इसमें बीएलए की किस बात तरह, कर रही हैं?
बिल्कुल बीएलए के ट्रेनिंग कैंप्स ईरान के अंदर हम्म मौजूद थे। जब पाकिस्तान ने वहां पे जवाबी हमला किया था हम्म मिसाइल अटैक में, तो उन्होंने बीएलए के कैंप्स पे किया था। सो इससे वो ये बात मारंग बिल्कुल मारंग मारंग बलोच ने नहीं कहा था कि बहुत सारे मिसिंग पर्सन्स ईरान मिसिंग है। में हाँ बिल्कुल मिले बिल्कुल हुए एग्जैक्टली तो ये देखें आप इस बात को गौर करें कि ट्रेजेक्ट्री क्या है। अभी तक ईरान और इंडिया मिलकर बलूचिस्तान में कर रहे थे, अब इसमें ओपनली शामिल हुआ है इसराइल, ओपनली बलूचिस्तान के अंदर। और उसके साथ ही आप ये देखें कि अब जो ईरान में भी ये ईरान की तरफ से भी जो सेपरेटिस्ट है ना बलोच के नाम के ऊपर, वो बिल्कुल एक्टिव है। क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं इसराइल के वो दोनों तरफ कर रहे हैं। उन्होंने पश्तून भी रखे हुए हैं और उन्होंने पश्तो भी रखे हुए हैं, उन्होंने उर्दू के लोग भी रखे हुए हैं जो बीच में ट्रांसलेशन का काम करते हैं। तो अब जो नई बात गेम ये आ रही है कि जी बलूचिस्तान का जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है और ईरान वाला हिस्सा, ये दोनों आज़ाद हों। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे भी लंदन में भी एक थिंक टैंक में ये बात हो रही थी, उसमें एक ईरानी भी आया हुआ था जो ये बात कर रहा था कि वहाँ से पाकिस्तान का हिस्सा निकालें और यहाँ से हमारा। तो दिस इज इसराइल्स गेम। अभी तक पता नहीं इसमें ईरान एज अ टूल इस्तेमाल हुआ है या फिर मिसकैलकुलेशन हुई है, या इनको पता ही नहीं था कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये तो हम्म हमारे ऊपर ही आ जाए। लेकिन अब जो बलूचिस्तान की टेरिटरी है, जो बलोच सेपरेटिज्म का प्रॉब्लम है, वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। अब आइडिया ये भी मुमकिन है कि यहाँ पे ये वाला जो टेरिटरी है कि इसराइल को यहाँ पे मुस्तकिल एक वो बेस बना के दिया जाए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। एक चीज मैं अब इस पे हाईलाइट कर दूं कि एक चीज जो बिल्कुल क्लियर है और ये खबर नहीं है, ये बकायदा वर्ड्स हैं, वो है कि जो इसराइल हैज सेड कि वो एंटी शिया एंटी सुन्नी सेक्ट्स के खिलाफ एक हेक्सागोनल अलायंस बना रहा है। और वी नो फॉर अ फैक्ट कि उसके मेंबर्स अब कौन होंगे। सारी बातें उन्होंने किया, नेम डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन वी नो कि अफगानिस्तान इज देयर, वी नो इंडिया इज देयर। तो आई थिंक दैट इज द नेक्स्ट फ्रंट, अगला फ्रंट तो यही है। नेम करना रह जाता है। इसराइल, इंडिया, अफगानिस्तान ने तो सबसे पहले अपनी सीवी दी। उसने कहा ये तो मैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके, तुम ये मेरी सीवी है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे आप सबसे पहले शामिल करें। बस ये हमारे जो 15 लोग हैं उनको आप पैसे देते रहें जो हम्म इक़्तिदार में है। जी। और हमेशा हमारी ये भूल रही कि जी पहले ईरान की बारी है और उसके बाद पाकिस्तान की बारी है। आप अगर इसको देखें तो पाकिस्तान की बारी तो पहले आई है। पहले आई है, बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल ये बिल्कुल। सारा ये और पूरा एक नाइन, ये अभी की इसको आइसोलेट करके नहीं देख सकते। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है 9/11 से। ये उसी का ही उसी पजल का एक पीस है जो इस वक्त चल रहा है। जाहिर हम्म है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आगे विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, इट हैज टू बी मोर इंटेंसिफाइड। देयर आर ड्रीम्स ऑफ इसराइल, देयर आर ड्रीम्स ऑफ इंडिया। वो अब आके कंबाइन किए हैं एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटेंसिव एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी लीथल, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बल्कि द होल रीजन। आप अभी देखेंगे कि यहाँ पे मौत और यहाँ पे भूख और यहाँ पे स्टेटलेसनेस और यहाँ पे रेफ्यूजी क्राइसिस जो आएगा, जिस तरफ को चीज़ें जा रही हैं वो किसी के हक में भी नहीं जाता। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान को देखना चाहिए कि वहाँ पे जो इनकी टॉप लीडरशिप है, वहाँ पे कौन लोग बैठे हुए हैं जो इन सब चीज़ों को मैनूवर कर रहे हैं। ये कौन डिसीजन ले रहा है कि इसराइल ने हम पे हमला किया है तो हम अरब के ऊपर हमला करें। इस तरह के डिसीजंस कौन ले रहा है। सो अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। फाइनली जो आपने बात की है ना कि इंडिया की ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल को पोजीशन करे, स्टेशन करे, ये बिल्कुल ठीक बात है। इंडिया तो ये अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पुश करेगा इसराइल को कि आप प्रैक्टिकली इस जंग के अंदर, यानी पाकिस्तान के ऊपर जितने लोग हमला करें, वो तो इंडिया के लिए तो उतना ही बेहतर है। लेकिन इसराइल कभी भी पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली हमला नहीं करेगा। उसके ज्योग्राफिकल रीजंस हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उसकी मल्टीपल, उस 4,000 से 5,000 किलोमीटर्स का एरिया है, फिर उसके दरमियान में सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक और फिर ईरान, इस तरह की फॉरवर्ड बेसिस का प्रॉब्लम है। मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। उसकी स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन इसराइल की ऐसी है कि वो अभी तो नियर फ्यूचर में पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली हमला नहीं कर सकता। और इंफॉर्मेशन डोमेन के अंदर भी वो पाकिस्तान को डायरेक्टली थ्रेट नहीं किया आज तक इसराइलीज ने। हाँ, बाकी हर जगह के ऊपर वो थ्रेटन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके एक्स पीएम ही है जो थ्रेड करते हैं, रनिंग पीएम से करते हैं। थ्रेट भी नहीं किया। एक्सपीएम ने हाँ, थ्रेट भी नहीं किया। उसने हाँ, नाम लिया है कि ये पाकिस्तान, हम ये फलां फलां मुल्क हमारे खिलाफ अलायंस बना रहे हैं। हाँ, थ्रेट नहीं, थ्रेट सीरिया को करते हैं, थ्रेट ईरान को करते हैं, हम खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे। वो बड़ा केयरफुली अपनी इंफॉर्मेशन उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन फाइटिंग थ्रू प्रॉक्सीज तो इसराइल 1947-48 से पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। एग्जैक्टली। और वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है प्रॉक्सीज के थ्रू। अफगान तालिबान भी उसकी एक प्रॉक्सी है, वो मास्टर प्रॉक्सी हैं। और बाकी जो ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, इनके थ्रू ऑपरेट कर रहा है वो। वो आपकी इस पॉलिटिक्स में भी ऑपरेट कर रहा है भाई। वो सिर्फ ऐसे आपके मिलिटेंट्स के थ्रू नहीं कर रहा, उनके आपके पॉलिटिकल विंग्स भी मौजूद हैं। मौजूद हैं। और उसके बाद अमेरिका के अंदर बलूचिस्तान, आपको गवर्नमेंट इन एग्जाइल सबसे पहले जिस मुल्क ने अनाउंस की बलूचिस्तान की, बीएलए की एक हुकूमत जेरूसलम के अंदर हुई थी सबसे पहले, इसराइल ने करवाई थी। सो बात ये है कि वो ये कर रहे हैं। अच्छा, अब इंडिया की क्या कोशिश है, ये हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट।
इंडिया पुश करता है इसराइल को। कल का जो पाकिस्तान को इसराइल के ऑफिशियल अकाउंट्स थ्रेटन करना शुरू हुए हैं ना, वो इसराइल वॉर का मोसाद कमेंट्री और ये सारे जो अकाउंट्स हैं, सब दिल्ली से ऑपरेट हो रहे हैं। ये सब दिल्ली किसी तरीके से, इंडिया ये चाह रहा है कि ये जो फाइट है इसका रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ा जाए। और यहाँ पे ये जो पैनिक क्रिएट की जा रही है कि जी इसराइल, ईरान के बाद इसराइल की बारी है। भाई ईरान से पहले भी पाकिस्तान का दुश्मन था ईरान। अल्लाह करे, अल्लाह ताला ईरान को महफूज रखे, सेव रखे, लेकिन ईरान के इस अटैक के बाद भी इसराइल पाकिस्तान का उतना ही दुश्मन है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को लग रहा था इसराइल पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त है और ईरान के ऊपर हमला हो गया तो अब पाकिस्तान को लग रहा है नहीं नहीं है हमारा भी दुश्मन है, हम उससे पहले भी उसको समझते थे जो वो है, हम बाद में भी समझ, लेकिन हमें ये भी क्लियर है कि उसकी कैपेसिटी क्या है और कैपेसिटी नहीं है। जो डायनामिक्स ऑफ वॉर हैं उसमें इसराइल का जो अटैक हमारे ऊपर आएगा, दैट इज गोइंग टू बी थ्रू इसराइल्स प्रॉक्सीज और और इंडिया के इंडिया। थ्रू आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। तो हमें अपनी जो स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन है उसको एक तो ठीक रखना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर, और डीजीआईएसपीआर ने भी कहा था ना, डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री। पाकिस्तान का बड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड डिटरेंट है पाकिस्तान के पास, और ये हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन भी है और ये वर्टिकल एस्केलेशन भी है, और इसके अंदर आप ऐड कर दें न्यूक्लियर पावर प्लस सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, कोई भी कन्वेंशनल रिस्क वॉरफेयर और न्यूक्लियर आर्म्स दोनों हमारी कैपेबिलिटी, वेयर कोई भी नहीं करेगा। तो डिफरेंट काइंड ऑफ लिहाजा बीस्ट। हम, जी, और हमें भी पैनिक में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह खैर करने वाला है। पाकिस्तान इज फुली प्रिपेयर्ड। या तो हमने कभी अपना गार्ड डाउन किया हो, हमने अपना गार्ड डाउन भी नहीं किया कभी, या हम किसी स्टेज के ऊपर भी हम अपने दुश्मन को डिटर करने में नाकाम रहे हों, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। हाँ, हमें प्रॉक्सीज के थ्रू ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारी एक एक हर दिल अजीज, जो जो हमारी एक ये पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के अंदर है, ये पोस्ट कर रहे हैं ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। इनको कोई बंदा ये बताए कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही है ना, वो ईरान से पहले ही पाकिस्तान के ऊपर आपके थ्रू हमले करवा रहे हैं। तो आपको ये भी समझ आना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, इनका जो एजेंडा है और इनका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो सिर्फ पिट करवाने का है, जिसका कोई इनको फायदा, पाकिस्तान को इस वक्त किसी किस्म का ये फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान को अपना फोकस और अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर ही गौर करना चाहिए। और इसराइल के एक, सॉरी अब बात लंबी हो रही है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसराइल की लर्नड एल्डर ऑफ जियोन्स जो हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसके अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि आपने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको एम्पलीफाई करके पूरी दुनिया के सामने रखना है, आपने उसको इन्फ्लेट करके दिखाना है, जो कि असल में उतनी नहीं है। सो इसराइल की, हमने जहां पे अपने दुश्मन को स्टडी करना है, हमने देखना है उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी क्या है। हमने पैनिक करके उसको अपने सर पे सवार नहीं करना। इंडिया ये चाहता है, हमने नहीं करना। मिस गाजी, आपको आई गिव यू द क्लोजिंग कमेंट्स। जी देखें, बिल्कुल ये ठीक बात कही है कि ईरान पे अटैक करने से पहले भी पाकिस्तान का नंबर था ही। और इसके सबसे बड़ा सबूत यह है कि 1948 में जब इसराइल बना है तो इसके पहले वजीर आजम ने जो वहाँ पे तकरीर की थी, इन्होंने अपनी विक्ट्री की जो भी तकरीर की थी, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया था कि हमारे पास दुनिया में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। वी हैव ओनली वन प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड एंड दैट इज पाकिस्तान। सो ये तो उनकी परमानेंट स्टेट पॉलिसी है। ये कोई आज और कल की बात नहीं है, ये तो परमानेंट स्टेट पॉलिसी है। हम हमेशा से, जब हम न्यूक्लियर पावर नहीं थे हम तब भी उनके लिए प्रॉब्लम थे, और अब तो हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। जस्ट टू कंक्लूड इट, पाकिस्तान के लिए करने का क्या काम है? आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि पाकिस्तान को, जैसे अहमद ने भी कहा कि इसराइल हो, ये पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट हमला नहीं करे, तो हमें यहाँ पे जो जो भी एंटी पाकिस्तान फोर्सेस विद इन पाकिस्तान काम कर रही हैं, जिनके साथ हम अभी फिलहाल बड़ी शफकत से पेश आ रहे हैं, बड़े रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं, हमें उन प्रॉक्सीज के खिलाफ बिल्कुल अनअपोलोजेटिक होके एक ऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर नहीं होगा तो अब बहुत देर हो जाएगी आपको। दीज आर द पीपल, जिस तरह देखें ईरान ने आपको दिखाया है कि किस हद तक पेनिट्रेट किया हुआ है जो एंटी, वहाँ के जो केओस उनका मैकेनिज्म के लोग हैं क्रिएट करने वाले। पाकिस्तान नीड्स टू सी ये कौन लोग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो हर बाहर से हमला करने वाले के साथ खड़े हो जाते हैं, जो हर बात के ऊपर पाकिस्तान को मिलाइन कर रहे हैं। ये अगर हम इनको अभी सेटल डाउन नहीं करेंगे, ये ऐसे ही एक दिन केओस फ्रॉम विद इन आपके चलेगा। सीरिया में ऐसे ही हुआ था, एहतजाज से बात शुरू हुई थी ना, एहतजाज से शुरू हुई थी, और कहाँ पे जाके कितने साल की जंग चली और कैसे कल्मिनेट हुई, और कौन कौन सी कंट्रीज उसमें हुई। बार बार पाकिस्तान के अंदर ये अटेम्प्ट की गई कि बिल्कुल उसी तरह का एक मॉडल यहाँ पे पेश किया जाए, एहतजाज से बात शुरू हो और वो फैल जाए। बट दिस, आई थिंक दिस इज द टाइम जहाँ पे हमें अपनी रेड लाइन को थोड़ा सा स्क्वीज इन करना चाहिए कि बस भाई दैट्स इट।
चलें, ठीक है। थैंक यू अहमद, थैंक यू मिस गाजी। और ऑडियंस के लिए बस यही क्लोजिंग गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को आप जरा गौर से इसको सुने, लिसन टू इट, और अपना खुद रिसर्च करें ताकि यू नो के फैक्ट्स क्या हैं। डू नॉट लेट हिस्ट्री बी रिटन बाय योर एनिमीज, या वो लोग जो आपको बुरा चाहते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे, फैक्ट्स मैटर, हिस्ट्री मैटर्स, और उसे लर्न करना बहुत जरूरी है हमारे लिए फॉर द फ्यूचर। तो थैंक यू टू बोथ ऑफ यू, और अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।